सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विधि प्रवीण जैन का और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। स्वागत है कार्यक्रम में विधि। धन्यवाद रेणु जी। और हमारे सभी श्रोताओं को और हम सबको आज जो पराक्रम दिवस है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और आने वाले कल के दिन होम्योपैथिक दिवस है, उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम कार्यक्रम में क्या क्या लेकर हाजिर हैं? भाई तुम क्या क्या लेकर आई हो विधि? मुझे लगता है कि आज हमें ना व्यंजन बताएंगे। हाँ, थोड़ा स्वाद की तरफ चले जाए, मुंह में पानी आ रहा है। बुंदेली पकवान के बारे में हम आज चर्चा कर लें। वाह वाह वाह। और अब गर्मी के दिन आ रहे हैं तो हमारी आंखें और हमारे जो बाल है ना वो बड़ा हमसे तसल्ली से सुरक्षा की मांग करते हैं। तो चलिए उसके बारे में बात करेंगे। वहीं हम बात करेंगे अपरिग्रह, ये क्या है, कैसे करना चाहिए। उसके साथ साथ सखी विशेष में हम विज्ञान की दुनिया में चलेंगे और SERB वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड जिनको इस बार मिला है 2021 में, डॉक्टर सोनू गांधी की, उनसे बातचीत की रिकॉर्डिंग हम सुनवाएंगे। हमने कहा था कि ऐसी सखियों से हम कोशिश करेंगे कि आपकी बातचीत करवा दें, तो आज वो करेंगे। और वहीं हम लेकर हाजिर हैं आज की सखी सहेली कार्यक्रम में पहली बात, आज का पराक्रम दिवस। और इसके साथ साथ हम होम्योपैथी दिवस के अवसर में डॉक्टर के विभूति के साथ भी बातचीत सुनवाएंगे। जी, लेकिन भाई जब हम पराक्रम दिवस की बात आती है तो जाहिर है कि उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें साझा कर ही लेना चाहिए, है ना? जी बिल्कुल करनी चाहिए। उन्होंने शौर्यता वीरता दिखाई है तो हमें बात तो करनी ही चाहिए। जी हाँ जी। और 1965 से पहले हमारे बहुत सारे श्रोता जानते होंगे जरूर कि सीमाओं की सुरक्षा, हमारे देश के सीमाओं की सुरक्षा CRPF ही करती थी। और वर्ष 1965 के शुरुआती दिनों की बात अगर याद आती है, पाकिस्तान सेना ने घुसपैठ करके हमारी सीमाओं के अंदर कंजरकोट और डींग में स्टैंडिंग पोस्ट की स्थापना कर ली थी और इस तरह से एक तरह से अतिक्रमण किया। और इसके जवाब में CRPF की द्वितीय बटालियन की 4 कंपनियों को सरदार पोस्ट पर भेज दिया गया। अच्छा, तो ये जो तारीख थी, ये जो आप बात कर रही हैं, ये तारीख भी आज की ही तारीख थी, 9 अप्रैल की। बिल्कुल। हाँ, तो अब बताइए CRPF की बाकी जो कंपनियां हैं वो गश्त के लिए गई हुई हैं। कुछ सैनिक ही, कुछ सिपाही ही वहां पर हैं और दुश्मन इस बात को आंक लेता है और हम पर 51वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड से हमला बोल देता है। जी। इतनी बड़ी संख्या में हमारे ऊपर हमला हो रहा है, लेकिन हमारी छोटी सी बटालियन उन्हें 12 घंटों तक लगातार रोक कर रखती है, उनके 34 सैनिकों को मार गिराती है। जी। हालांकि थोड़ा सा नुकसान हमारा भी हुआ, हमारे CRPF के। भाई जब इस तरीके की कह सकते हैं युद्ध होता है तो नुकसान दोनों तरफ से होता है, लेकिन फिर भी हार जीत भी होती है, जैसे कि हमारे देश के जवानों ने कर दिखाया। जी, कर दिखाया। कुछ 4 जवान और 2 सिपाही जो हैं वो वीरगति को प्राप्त हुए थे, तो हम उन्हें अभी भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन इसके बारे में एक बहुत अच्छी बात हुई जो कि होनी चाहिए। जब 12 अप्रैल 1965 में संसद में इस बल की प्रशंसा की गई तो जवानों के इस अद्वितीय साहस को, वीरता को, बलिदान को ध्यान में रखते हुए आज के इस दिन को CRPF के पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का बस एक संकल्प किया गया, घोषणा की गई। जी बिल्कुल, घोषणा कर दी गई। बिल्कुल सही बात है। और वहीं 1965 की बात चल रही है तो कच्छ के रण में सरहद, जो उधर से भी हमारा सरहद है, हमारी सीमा है, दुश्मन के आक्रामक मंसूबों को देखते हुए 2 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 4 कंपनियों को और अन्य बातों के साथ साथ सीमा चौकी स्थापित करने के लिए आदेश दिया गया। 8 और 9 अप्रैल के मध्य रात्रि के अंधेरे में दुश्मन की फिर से 51वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड के 3500 जवान, जिनमें 18 पंजाब बटालियन, 8 फ्रंटियर राइफल्स और 6 बलूच बटालियन के थे, इन सब ने मिलकर गुपचुप तरीके से हमारी सीमा की पोस्टों पर ऑपरेशन डेजर्ट हॉक के तहत आक्रमण कर दिया। जी, डेजर्ट हॉक को नियोजित तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया था, बड़ी अच्छी प्लानिंग की थी रेणु जी। लेकिन क्या है ना, वो हमारी CRPF की जो सूक्ष्मता है, उनकी जो दृढ़ता है ना, उसका आकलन कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं, और वो कर नहीं पाए। और हुआ ये कि इसकी जो जवाबी कार्रवाई हमने की तो दुश्मन सेना हतप्रभ हो गई और उनके पास इतने अच्छे हथियार थे, इतने सारे सैनिक थे,
लेकिन उन्हें वापस भाग जाना पड़ा। और हमारे देश के सैनिकों की साहस को देखते हुए इसे पुलिस युद्ध के बजाय सैन्य युद्ध की संख्या दी गई और इस तरह से उसे संबोधित किया गया, एक सम्मान दिया गया और फिर उस ऐतिहासिक क्षण के आलोक में शौर्य दिवस मनाने का प्रण किया गया और आज हम उसका दिवस मना रहे हैं। जी बिल्कुल। अभी लेकिन एक और बात आपको भी याद होगी, वो जो 13 दिसंबर 2001 का संसद का हमला, मतलब अगर वहां पर हमला हो जाता तो समझ लीजिए हमारे पूरे देश की सुरक्षा खतरे में आ जाती, और उसको रोक लिया इन सीआरपीएफ के जवानों ने। आप बताइए, इन कुछ जवान वहां पर थे, 30 मिनट की गोलाबारी में 5 आतंकवादियों को मार गिराना बहुत बड़ी बात है, मुश्किल काम था जी। और इस मुठभेड़ में कर्तव्य पथ के आह्वान पर बहुत उत्कृष्ट साहस, सूझबूझ का भी परिचय दिया। और सबसे बड़ी बात, विधि हमारे बहुत सारे साथी जानते भी होंगे, महिला सिपाही भी थी उसमें जी, कमलेश कुमारी। और इसके साथ साथ और भी जो हमारे सिपाही थे, संतोष कुमार, श्यामवीर सिंह, सुखविंदर सिंह और वाईबी थापा, इन सबको हम नमन करते हैं और हम हमेशा हमेशा याद करते रहेंगे। और इनके इस बलिदान को भुलाना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, और नहीं भुलाया गया भी नहीं जी। 26 जनवरी 2002 को शहीद कमलेश कुमारी को अशोक चक्र प्रदान किया गया जी। 4 जवानों को शौर्य चक्र प्रदान किया गया। तो ये हमारी तरफ से उनके लिए एक श्रद्धांजलि ही कह सकते हैं, क्योंकि जब वो चले गए तो उन्हें पराक्रम का यह चक्र प्रदान करना हमें भी बड़े गर्व की बात है। दो एक लाइन इनके लिए कहने का दिल कर रहा है। शौर्य साहस का तू चंदन है, शौर्य साहस का तू चंदन है, हे मातृभूमि के वीर पुत्र, तुम्हें हमारा वंदन है। वाह वाह, वंदन है, वंदन जी है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ एक प्यारा सा गीत हमारे इन सिपाहियों के नाम, हमारी तरफ से श्रद्धांजलि और प्रेम के साथ। वतन की तुमसे है हिम्मत, वतन की तुमसे है इज्जत, वतन की तुमसे है इंसान के हम रखवाले। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। सीना है फौलाद का अपना, फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है। सीना है फौलाद का अपना, फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। देकर अपना खून सींचते देश की हम फुलवारी, बंसी से बंदूक बनाते हम वो प्रेम पुजारी।
फुलवारी, बंसी से बंदूक बना दे हम हो गए पुजारी। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। तो ताकत वतन की और हमारी सभी कुछ जो ताकतें हैं वो इनसे ही हैं और इनकी ताकतों के कारण आज हम इतने हक से बैठे हैं आजाद देश में और स्वतंत्रता के साथ बात कर पा रहे हैं अपनी सखियों और सहेलियों के साथ में। बिल्कुल सही। और वहीं बड़ी सुकून भरी नींद हम सोते हैं। और लेकिन सुकून भरी नींद के लिए एक और बहुत जरूरी है कि हमारी सेहत बड़ी अच्छी हो, और इसके लिए कल का जो दिवस है यानी 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस है ना? भाई छोटी छोटी साबूदाने जैसी गोलियां, साबूदाने से भी छोटी छोटी, और उसके संग संग बड़ी खास बात है मीठी मीठी भी होती हैं। हाँ, बच्चे भी बड़े प्यार से खा लेते हैं। बच्चे तो ऐसे कि भाई हम लोग तो बचपन में यही करते थे कि वो शीशियां रखी रहती थी, किसी भी बीमारी की वो दवा हम लोग पूरी पूरी एक बार में गटक कर जाते थे। बाद में ढूंढने वाले ढूंढते रहो, कोई बात हमने नहीं, तो खा ली। जी। तो कुछ इस तरीके की होती हैं, लेकिन इसके संग संग जो इसकी खासियत है वो अपने ढंग की है। बिल्कुल बिल्कुल। होम्योपैथी की दवाई, वैसे कहा जाए अगर देखें होम्योपैथी की दवाई को तो बच्चों के पैदा होने के साथ से लेकर हमारे बुढ़ापे तक अलग अलग तरीके की दवाइयां हैं, मगर डिब्बी का जो आकलन है और जो गोलियों का आकलन है वो एक ही रहता है। बिल्कुल सही बात है जी। तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ में एक बातचीत हुई है डॉक्टर के विभूति जी की, टेलीफोन पर जो बातचीत हुई है वह हमारी सखियों को हम सुनवाना चाहते हैं। तो लेकिन नहीं, उसके पहले एक बात और कर ले। कुछ चीजें हैं कि भाई आज जो हम लोग बालों के बारे में तो बात करेंगे ही, व्यंजन में कुछ जो चीजें बता रहे हैं उनका नाम बता दें क्या? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, क्यों नहीं। क्या क्या खास बताने वाली? बड़ा टेढ़ा मेढ़ा नाम है, महेरी, कुछ आवरिया है, अच्छा, महेरी है और बहुत ठड़ूला भाई, ठड़ूला। अब ये बुंदेली शब्द है, बुंदेलखंड से मुश्किल है ये, बहुत बनाना कितना मुश्किल होगा हमें नहीं पता, लेकिन आसान है। जब हम बताएंगे तो बड़ी आसानी से हमारी सखियां इसको बना लेंगी और उसका जो आनंद है वो पूरा परिवार बड़े प्यार से उठाएगा भी। अब कहते हैं ना अपने देश में इतनी सारी संस्कृतियां हैं, मतलब कहें ऊपर से लेके नीचे तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, हर जगह एक स्वाद है। बिल्कुल, ये हालांकि लोग कहते भी हैं भारतवासी केवल खाने के लिए ही जीते हैं क्या? हाँ भाई, खाने के लिए। देखो एक बात है विधि ना, कि अगर खाना ना खाना हो हमें, यानी कि भूख न लगे, तो ये बताओ कि हम नौकरी क्यों करेंगे या कोई भी व्यवसाय हम क्यों करेंगे? हाँ, कहते हैं पेट के लिए तो जीते हैं। जी, पेट के लिए जीते हैं ना भाई। 2 रोटी का सवाल होता है, हालांकि उस रोटी के चक्कर में हम रोटियों की संख्या बढ़ाते जाते हैं, ऐसा लगता है कमाई देखकर कि हमें बहुत सारी रोटियां खानी है। नहीं, लेकिन बाद में वो रोटियां जो है वो दिखती भी हैं शरीर पर, फिर उसके बाद उनको पचाने के लिए फिर हम दौड़ते हैं, ये तो रहता है। लेकिन उसके साथ साथ वही चीज है ना कि हमारे यहाँ ये भी कहते हैं ना कि पेट नहीं तो भेंट नहीं। अगर हमें नौकरी ही नहीं करनी हो तो हम क्यों मुलाकात करेंगे सखियों आपसे? लेकिन आपसे बात करने का कुछ अलग मजा है, तो हम तब भी मिलेंगे। बहुत सारी हमारे सखियों ने बहुत आज पराक्रम दिवस के लिए ढेर सारी शुभकामना भेजी है। वहीं आपने लिखा है कि बुंदेली पकवान की बात तो होनी ही है सखी सहेली में, तो विविध भारती पर रोज दोपहर 2 बजे आने वाले प्रोग्राम में भी पकवान की तरह विविधता बनी रहे, ऐसा बदलाव जरूरी है भाई, आप कह रहे हैं। और बदलाव तो है, हम थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आ रहा होगा, है ना? हर रोज एक नया प्रयास हमारा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है रेणु जी, अब हम होम्योपैथी के बारे में, दिवस के बारे में चर्चा कर लें। और जो हमारे साथ में जुड़े हुए थे टेलीफोन पर, जो हमने बातचीत पहले करके रिकॉर्ड करके रखी है डॉक्टर के विभूति जी के साथ में, तो हमारी सखियों के साथ साझा कर लें, ताकि सखियां भी समझ सके उस होम्योपैथी के इलाज को और अपना सुरक्षित जीवन जो हम कहते हैं वो आसानी से जी सकें। तो प्रस्तुत है डॉक्टर के विभूति के साथ में टेलीफोन पर बातचीत होम्योपैथी विषय पर। हमारे साथ फोन पर जुड़े हुए हैं डॉक्टर कौशलेंद्र विभूति, MD होम्योपैथी हैं, पूर्व उप प्रधानाचार्य हैं विरार मेडिकल कॉलेज मुंबई के। 17 वर्षों से भयंदर में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, होम्योपैथी के डॉक्टर हैं। तो आज हम आपसे हमारे बहुत सारे प्रश्न हैं
जिनके बारे में उत्तर जानेंगे। डॉक्टर के विभूति जी, आपका स्वागत है हमारे विविध भारती परिवार के बीच में। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। सर, सबसे पहला प्रश्न हम सभी जानना चाहते हैं कि हम होम्योपैथिक दिवस मनाते क्यों हैं? सो मेनी चिकित्सा पद्धति है पूरे वर्ल्ड में, उसमें होम्योपैथ जो है ना एक सूक्ष्म, जेंटल और मिनिमम डोज पे और जेंटल रूप में यूज किया जाता है और ब्रॉड लेवल पे। सभी पैथिक में होता है कि हर एक बीमारी के लिए अलग अलग दवा दी जाती है, लेकिन होम्योपैथ में सारी बीमारी का एक ही दवाई दिया जाता है। इसका इन्वेंशन हमारे मास्टर सैमुअल क्रिश्चियन फ्रेडरिक हैनीमैन ने किए थे। इनका जन्म 10 अप्रैल 1955 को जर्मनी में हुआ था। इन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई प्रेरणा से किए और उसके बाद 1810 में एक बुक लिखे थे, ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन, और उन्होंने उस समय बोले थे कि हाइजीन मेंटेन करना, फ्रेश एयर, डाइट, बेड रेस्ट और सन हीट का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज के दिन में 100% सही हो रहा है। अच्छा, पर ऐसा कहा जाता है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ जो हैं वो असर करने में थोड़ा ज्यादा समय लेती हैं, ऐसा कुछ है या वो जल्दी असर भी करती हैं? नहीं, होम्योपैथ में क्या होता है कि आदमी का इलाज होता है, जैसा उसका स्वभाव, विचार, रहन सहन, खाना पीना, उठना बैठना, इन्वायरमेंट है ना, फिर इमोशनल, मेमोरी, उनका स्वभाव, उनके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उसका इलाज होता है, जिसके आधार पे एक सिंगल रेमेडी दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि सारे डिजीज कवर हो जाते हैं। लाइक थायराइड हो गया या मेजर जो भी है छोटे छोटे, वो सब भी आराम हो जाते हैं, जिसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक है एक्यूट डिजीज जो सडन ऑनसेट होता है, जैसे लाइक कफ एंड कोल्ड, इसमें यदि सिम्टम सही आ गया, एलिमेंट जैसे किसके वजह से हुआ, आइसक्रीम खाने से हुआ सर्दी खांसी, तो उसके आधार पर दवाई दिया जाए तो वो विदिन 5 मिनट में एक्शन करता है। लेकिन क्रोनिक केसेस में थोड़ा सा कुछ छूट जाता है ना, डिफिकल्टी केस लेने में, जिसकी वजह से थोड़ा डिले हो जाता है। अच्छा, ऐसे ये दवा एक्शन करता है जी। इसका मतलब ये हुआ कि होम्योपैथी जो है वो हमें मानसिक तौर पर भी उतना ही सुदृढ़ बनाती है जितना शारीरिक तौर पर बनाती है। जी जी जी। हैनीमैन साहब जब अपने ट्रीटमेंट के दरमियान फर्स्ट टाइम एक इंसेन पर्सन का ही ट्रीट किए थे जी, लेकिन उस समय होता था कि जो इंसेन पर्सन था उसको बांध के रखा जाता था या टॉर्चर किया जाता था, सो मेनी, और उसमें हैनीमैन को अच्छा लगा नहीं तो उन्होंने छोड़ दिए। अच्छा। और छोड़ने के बाद उन्होंने ट्रांसलेशन करना शुरू कर दिया कुलेन मेटेरिया मेडिका को, और उसी में एक दवाई मिला था सिंकोना बार। उसमें लिखा था कि ज्यादा मात्रा में लेने के बाद मलेरिया लाइक सिम्टम होता है और मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है, लेकिन जब उसको कम मात्रा में लिया तो उससे ठीक हो गया। तब से उन्होंने होम्योपैथ का शुरुआत कर दिया, एक पैथी का शुरुआत किया, जिसको बोलते थे 1796 ईस्वी में। अच्छा, होम्योपैथ का जन्म हो गया। जी जी, और आज घर घर में होम्योपैथी पहुंच चुकी है। जी जी। अच्छा, अभी डॉक्टर साहब, अभी एक बहुत बड़ी समस्या से पूरा विश्व जूझ रहा है, वो है कोरोना जी। तो ये कोरोना से बचने के लिए भी होम्योपैथी में कुछ उपाय हैं क्या? हाँ मैडम, होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट होता है सिम्टोमेटोलॉजी, सिम्टम लक्षण के आधार पे, जिससे क्या होता है अपना दवाई जो है ना वो इम्यून शक्ति को बूस्ट करता है, और इम्यून शक्ति के बूस्ट करने के बाद क्या होता है जो भी फौरन हुआ इन्फेक्शन उसको दूर करता है। उसके आधार पे हम लोग सिम्टोमेटोलॉजी दवाई देते हैं, जिससे उसका प्रिवेंशन हो जाता है और रिकवरी भी फास्ट होता है। अच्छा, मतलब अगर होम्योपैथी की ओर भी जाया जाए तो कोरोना से अपने आप को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। जी जी जी। हैनीमैन साहब ने जब फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट किए थे, जब वर्ल्ड में एसिटिक कॉलरा का एपिडेमिक हुआ था, तो उस समय हैनीमैन साहब ने कैम्फोरा मेडिसिन, एक होम्योपैथ में कैम्फर जी, जिससे करीब करीब बहुत से पेशेंट को ट्रीट करके क्योर किए थे जी। वैसे ही होम्योपैथ में भी हमारे आयुष मंत्रालय जो भारत सरकार का है, उन्होंने लास्ट टाइम में फर्स्ट जो आया था अपना यहाँ, उसमें आर्सेनिक अलग सबको प्रिस्क्राइब बोले थे प्रिवेंशन के रूप में देने के लिए। अच्छा। बहुत बहुत फायदा किया था पब्लिक को, लेकिन उससे भी है कि सिम्टोमेटोलॉजी लक्षण के आधार पे हम लोग एक अच्छे डॉक्टर से लेके लक्षण के आधार पे दवाई लेके करें ट्रीटमेंट तो ज्यादा फायदा करेगा।
अच्छा, तो डॉक्टर साहब आपके कहने का मतलब है कि हर मरीज के लिए अलग दवाई बनेगी उसके लक्षण के हिसाब से, उसकी मानसिक स्थिति के हिसाब से। डॉक्टर साहब एक बात और सुनने में आती है कि जब हम कोई भी होम्योपैथिक दवाई लेते हैं तो उसके साथ कुछ विशेष चीजें होती हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए। नहीं, मैंने पहले क्या था कि कुछ दवा है जो खाने से तकलीफ हो जाता था, ऐसी कुछ दवा है जैसे लाइक कांदा हुआ, लहसुन हुआ, प्याज हो गया, ये सब जो है ना खाने के बाद कट जाता था। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ दवाई में ही लिमिटेशन है कि वो खाने के बाद नहीं यूज कर सकते। जैसे वह सेंट हो गया, डिओड्रेंट हो गया, हाँ कॉफी ना, उसमें वो एंटीडोट कर देता वेजिटेबल किंगडम का। तो इसीलिए कुछ दवाई में ही ऐसा प्रतिबंध हम करते हैं कि ये सब चीज मत खाइए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं खाना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब है कि डॉक्टर जिन जिन दवाइयों के साथ कहे कि इनके साथ ये चीजें ना खाइए, वहां पर बस हमें बचने की जरूरत है, अन्यथा हम कोई भी दवाई आसानी से किसी भी समय ले सकते हैं। जी जी। महिला होने के नाते एक प्रश्न और मन में आता है बार बार कि जब हम महिलाएं गर्भवती होती हैं या हम हमारे बच्चों को स्तनपान करा रही होती हैं, उस वक्त क्या होम्योपैथिक ली जा सकती है? मतलब उनको कोई नुकसान तो नहीं होगा? नहीं, दोनों को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पेशेंट के जो सिम्टम हम लोग मेंटल, फिजिकल, पर्टिकुलर लेवल पे मेडिसिन देते हैं, जिससे क्या होता है इम्यून शक्ति अच्छा होता है, जिससे बच्चे की माँ और बच्चे को भी फायदा होता है। जी डॉक्टर साहब, होम्योपैथी दिवस पर आपने हमें बहुत अच्छी जानकारियां दी हैं और आशा करते हैं कोरोना काल में और हम सब स्वस्थ रहें। जी, थैंक यू मैडम। धन्यवाद डॉक्टर कौशलेंदु विभूति जी, नमस्कार। थैंक यू। हैप्पी वर्ल्ड हैनीमैन डे। अभी आप सुन रहे थे विश्व होम्योपैथी दिवस पर डॉक्टर के विभूति के साथ में बातचीत। भाई ये तो है कि जैसा कहा इन्होंने कि लक्षण के आधार पर है, तो विधि एक बात खास है कि वैसे तो किसी भी डॉक्टर के पास जब जाएं तो हम अपनी कोई भी और समस्या है या कोई आपकी खास आदत है या कोई पसंद नापसंद है तो उसे छुपाएं ना, बल्कि बता दें तो बेहतर है। और इसमें तो खास तौर से है ना, होम्योपैथी में तो ऐसा लगता है कि हमें हमारे जीवन का एक एक हिस्सा डॉक्टर के सामने खोल देना चाहिए। कभी कभी बड़ा डर भी लगता है, जैसे वो पूछते हैं कि आपको पानी की प्यास कितनी लगती है, एक गिलास पीने पर मन भर जाता है। तो बहुत डर लगता है कि कितना बताएं कितना ना बताएं, लेकिन कितना भी डर लगे लेकिन सारी चीजें बता ही देना चाहिए। और वैसे भी कहते हैं जब वकील हो या डॉक्टर है उससे कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी वो डॉक्टर करते हैं वो हमारे भले के लिए कर रहे हैं। और जब भले की बात आती है, और ये इन्होंने जैसे बताया कि मन स्थिति के हिसाब से भी दवाएं बनाई जाती हैं, और इसीलिए आप देखते हैं कि जब वो बनाते हैं दवा तो एक एक शीशी अलग अलग बनाते हैं, यूं ही रखी हुई कोई भी शीशी उठाकर हमें नहीं देते हैं। तो इस बात का जरूर ख्याल रखें। और ये तो बड़ी खास बात है मीठी गोलियों के बारे में। लेकिन उसके साथ साथ विधि कभी ऐसा हुआ कि अलमारी खोला और धड़ सारे कपड़े मुंह पर आ गए? कई बार होता है। हालांकि क्या है कि जो मैं अपने कमरे को अगर देखूं तो कमरे में अलमारी है, करीब 3-4 अलमारियां हैं, उनमें से एक अलमारी में पति और बच्चे सिमटे हुए हैं और बाकी अलमारियों में हम लोग होते हैं। ये होना भी चाहिए, हम तो बराबर अपने बच्चों से कहते हैं भाई हम महिलाएं हैं, हमारे पास कपड़े ज्यादा होने ही चाहिए। लेकिन देखो, पराक्रम दिवस के बाद एक बात पूछना भूल गए अपनी सखियों से, जो हम लोग प्रश्न करते हैं जी, वो भी पूछना है दोस्तों। आपको जरूर याद होगा, तो आज पराक्रम दिवस मना रहे हैं तो याद आती हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो क्यों ना आप बताएं साथियों की उनका जन्म स्थान कौन सा है और उनका बचपन का नाम क्या है? ठीक है, बिल्कुल। हाँ, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। अच्छा है। हाँ। अब अच्छा है चाहे बुरा है, अब तुमने पूछ लिया, अब तो बताना पड़ेगा। लग जाते हैं सभी काम पे, मैं भी बताऊं क्या? अभी नहीं। तो ये जो कपड़ों की बात आ रही है, ये बड़े हम फक्र से कहते हैं कि भाई हम महिला हैं या हमारे पास कपड़े ज्यादा होने ही चाहिए जी। तो सिर्फ कपड़ों की बात नहीं है, बल्कि और भी जो संसाधन हमने जुटा रखे हैं, एक बार नजर दौड़ाइए किन किन की जरूरत है आपको और किन को हमने अतिरिक्त इकट्ठा कर रखा है। जी बिल्कुल, हमारे पास और दूसरी चीजें भी, गाड़ियां, कपड़े, किताबें और कई सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हमारे घर में जगह नहीं बची है, लेकिन सामान बस जब हम बाजार जा रहे हैं तो पीछे नहीं देख रहे हैं, बस भरते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा उसके बारे में हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो परिग्रह का मतलब यह है कि हम संग्रह न करें, बल्कि
बांट दें या खरीदे ही ना। पहले तो हम यही कहेंगे कि बराबर हम कहते हैं कि बचाओ बेहतर है, तो इन सब खरीदारी से भी बचे। नहीं, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं रेणु जी कि जैसे उन्हें नियम ले लिया कि हम 25 कपड़े ही पहनेंगे, तो वो क्या करते हैं 26वां कपड़ा जब खरीद के लाते हैं ना, तो वो 25 में से एक कपड़ा किसी को दे देते हैं। क्या बात तो उनकी 25 की जो रैली है वो लगी रहती है, और 25 कपड़े पुरुषों के लिए तो काफी है। ये अच्छा लगा दिया इन्होंने धीरे से कि पुरुषों के लिए काफी है। तो भाई महिलाओं, आपको छूट है, हमारी बहनों के लिए बिल्कुल छूट है, आप जितने भी खरीदें। लेकिन फिर हम बात कर रहे हैं, जैसे तुमने वैसे कहा विधि धीरे से, कि घर में जगह नहीं है, लेकिन हम कहना ये चाहते हैं कि भले ही आपके पास जगह हो और भी आपके पास अलमारियां हों, लेकिन फिर भी एक सीमित मात्रा में ही संसाधनों को एकत्र करें और जरूरतमंद को दें। बिल्कुल, प्रकृति क्योंकि हमें उतना ही देती है ना रेणु जी। वैसे एक बात मैं आपसे थोड़ा सा कहना चाहूंगी, हमारी भारतीय महिलाएं बड़ी सुघड़ होती हैं इस मामले में। आपको आप भी करती होंगी। मैंने खुद ने कल ये काम किया है कि जो फट गई है चादर, उस चादर को और टुकड़ों में काटा, फिर गैस का प्लेटफॉर्म हमने उससे पोंछ लिया, फिर थोड़े दिन बाद हमने जमीन पोंछ ली, फिर हमने गाड़ी और साइकिल के लिए वही कपड़ा दे दिया, और जब वो कपड़ा पूरी तरह से गंदा हो गया तो हमने उसे जमीन में गाड़ दिया कि वो खाद बन जाए। तो ये हमारी भारतीय महिलाओं की मतलब बड़ी अच्छी बात है, विशेषता है जी। तो भाई इस तरह से जो रिसाइकिल करने का और उसको पुनः उसका उपयोग करने का जो तरीका है वो हम बखूबी करते हैं, आप सब भी जरूर करते होंगे। लेकिन जैसे विधि ने बात में बता दिया कि इस तरह से आसानी से किया जा सकता है, तो बेहतर है कि आप पोछा न खरीदें। बहुत अगर आपकी चादर पतली है तो उसको 2 परत में सिल लें। तो कुछ इस तरह से करके आप देखें कि कैसी जरूरत भी होती है उसी तरीके से कि उसका उपयोग किया जा सकता है जी। ऐसे ही टी शर्ट को अगर आप काट के कुशन पे चढ़ा दें, उसके बाद कुशन कवर उसके ऊपर चढ़ा दें, तो बहुत अच्छा सा उसके पास आपका कवर बन जाएगा। पता ही नहीं था, ये तो मेरे काम आ जाएगा। ऐसे ही जैसे साड़ियों की बात अगर हम करें तो अक्सर हम देखते हैं, और आप भी करती होंगी, कि उसके स्कार्फ बना दिए। अगर सिल्क की साड़ी है तो उस हिसाब से उसका उपयोग कर लिया। लेकिन एक और तरीका है साड़ी के पुनः उसका उपयोग में लाने का, कि अक्सर ऐसा होता है कि जहां पर हमारे यानी कि सीट की तरफ, पीछे की तरफ पहला घेरा जब हम लगाते हैं वहां बहुत कमजोर हो जाती है। पल्लू की तरफ साड़ियां कमजोर नहीं रहती हैं, तो बेहतर है कि आप उसको नीचे की तरफ ले जाएं और उसके आधे भाग को काट के दूसरी दो साड़ियों को मिलाकर एक साड़ी बना लें। तो दोनों तरफ का मजबूत हिस्सा लेकर आप साड़ी बना सकती हैं। और आजकल बड़ी डिजाइनर साड़ी चली हैं, प्लेन के साथ आप प्रिंटेड लगा दें, फिर उस प्रिंट की थोड़ी सी कुछ पेंटिंग प्लेन वाले पर कर दें। तो कुछ इस तरह से आप नया कर सकते हैं बड़ी आसानी से। मतलब कम दामों में, कम दाम क्या, बिना खर्चे में, फ्री में अपनी नई साड़ी बन जाएगी जी। और आप लोगों के सामने इतरा भी सकती हैं अपनी। नहीं, इतराती तो वैसे ही कुछ भी पहन लें, लेकिन ठीक है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे तरीके हैं आपके पास। लेकिन हमारा बार बार कहने का मकसद ये है सिर्फ कि पहली बात तो गांधी जी ने जैसे कहा था, जब आप सामान खरीद रहे हैं तो 2 बार सोचें कि इसकी हमें जरूरत है या नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी है। प्रकृति जो है ना, उसके पास तो उतना ही है। जब हम ज्यादा खरीद लेते हैं तो वो चीज महंगी हो जाती है, और हमसे नीचे वाला जो तबका है उसे मजबूरी में वही चीज महंगे दामों पे खरीदनी पड़ती है। तो ये भी हमारी गलती कहीं ना कहीं हमसे हो जाती है। बिल्कुल गलती है। और ऐसे ही अगर हम बात करें, यही सोचकर अनाज के बारे में लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि अगर हम एक वक्त अनाज 1 हफ्ते में न खाएं तो गरीबों को अन्न मिल जाए। तो ये बात सिर्फ ऐसा नहीं है कि साड़ी की हमने बात की, एक उदाहरण दिया, तो इसका मतलब नहीं सिर्फ साड़ी तक आप सीमित रखें इसे। आपके घर में जैसे पंखे हैं, कुछ भी ऐसा उपकरण है, एक मिक्सी थोड़ी सी गड़बड़ हुई, हमने नई खरीद ली क्योंकि हमारे पास पैसा है, तो उसको तुरंत आप किसी को दे दीजिए। थोड़ा सा बनवा कर दे दीजिए, 100-200 लगेंगे, बना कर दे दीजिए, सामने वाला उपयोग तो कर लेगा खुश होकर। बिल्कुल। ऐसे ही आयरन है या कोई भी उपकरण है, बिजली के उपकरण हो या सामान्य तौर पर कुर्सियां हैं, फर्नीचर है, अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इन चीजों को हम किसी और को देकर उसको भी सुख उठाने का मौका दे सकते हैं, है ना? एक चीज और मुझे बतानी है, जो मैंने बनाई थी अभी। क्या? जो चादर, पुराना चादर था मेरे पास, मैंने उसकी पतली पतली पट्टियां काट ली, और फिर जैसे चोटी गुथते हैं ना, तो 3-3 लेके मैंने चोटियां गुथ दी। तो धैर्य का काम है। बड़ा लंबा, मेरी बेटी मेरा साथ दे रही थी इसमें। समझ के देखा, चोरी पकड़ी गई विधि की। तो एक वो बहुत बड़ी रस्सी बन गई, और फिर उस रस्सी को गोल 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 घुमाते गए तो इतनी अच्छी बैठने के लिए आसनी बन गई, इतनी सुंदर रंग बिरंगी आसनी बन गई। और थोड़ी सी चोटी बची थी तो मैंने उसके गोल गोल छोटे छोटे और बना लिए,
कोस्टर्स बना हाँ, और उनको जैसे कि कहते हैं थोड़ा सा जीव हिंसा ना हो, अपन सीधे गरम बर्तन सीधे टेबल पे रखेंगे तो टेबल खराब हो जाएगी, अगर सीधे हम प्लेटफॉर्म पे रखेंगे तो कोई चीटी वीटी कुछ मर सकती है उसके नीचे। बिल्कुल। तो हमने वो छोटे छोटे स्टैंड बना लिए और उसके ऊपर हम अपना बर्तन रख देते हैं। वाह वाह, तो सुरक्षित हो जाता है। और एक चादर कितना काम आ गया मेरे, काम आ गया। और ऐसी ये जो चोटियों वाली चीज है, इसमें जब बहुत पतली छोटी आप बनाएंगे तो छोटे छोटे चाय के लिए कोस्टर्स बना सकते हैं आप, उसको ड्राइंग रूम में, अरे मतलब डाइनिंग पे रख सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत चीजें हैं आपके पास। इनसे आप क्रोशिये से भी बना सकते हैं, इनकी रस्सी बनाकर, जैसे तुमने बताया चोटी बनाकर, उसके पहले ही उसकी जो हमने पतली पतली जो तुमने बताया काटा था, उसकी हम क्रोशिये से भी बना सकते हैं। बड़ी खूबसूरत, काम तो बड़ी जल्दी हो जाएगा उसमें। तो फिर तुम्हें बेटी की मदद भी नहीं लेनी पड़ेगी ना विधि। तो बहुत सारी चीजें हैं, हमारी सखियों के पास भी बहुत सारे आइडियाज होंगे। तो ये बस कहने का मतलब है कि घड़ी है हमारे घर में खराब हो जाती है तो आप कहीं और दे दें उसको, कहीं आप पार्किंग स्थान पर लगा दें और लोगों के काम आ जाए। तो कुछ इस तरह से अपने घर से चीजों को निकालना शुरू कीजिए। आपसे एक बात और बांटनी है मुझे इस बात को लेकर कि अभी हम लोग सुबह सुबह घूमने जाते हैं, तो बहुत सारी गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां यूं ही खड़ी पड़ी हैं और खराब हो रही हैं। एक गाड़ी को पिछले 2 साल से मैं देख रही हूँ, वहीं खड़ी है और बहुत महंगी गाड़ी है। तो ऐसा भी हम कर लेते हैं कई बार कि हमारे पास पैसा है तो हम बड़ी बड़ी गाड़ियों को, यहाँ तक कि स्कूटर को, साइकिल को, मतलब बच्चों को साइकिल ले दी और साइकिल से लेके बड़ी चीजों तक हम यूं ही खराब होने देते हैं। जी, तो ये कहीं ना कहीं हमसे गलती हो जाती है। तो मुझे लगता है कि हमें इन सब चीजों को संभालना चाहिए। संभालना चाहिए, यानी कि बांटते रहना चाहिए और सबका ख्याल रखते हुए उसको वितरित करते रहना चाहिए। लेकिन अब कुछ चीज का और हमें ख्याल करना है। सोनू गांधी से बातचीत कर ली जाए या एक छोटा सा गीत सुना जाए? एक छोटा सा गीत सुन ले, उसके तो भाई हम अभी सोनू गांधी से बातचीत आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक छोटा सा गीत। से उड़ के घटा चली, सुन 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 कहाँ चली, कहाँ चली, मैं छूने जरा आसमां चली, बादल पे उड़ना होगा,
सपना पूरा होगा। थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। और ऐसे ही थोड़े थोड़े की जरूरत रखते हुए मन में कोई है जो अपने जीवन के संघर्षों में बहुत आगे बढ़ गई। बिल्कुल, तो हम सुनते हैं रिकॉर्डिंग सोनू गांधी की। जी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। विविध भारती के स्टूडियो नंबर 1 में हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं डॉक्टर सोनू गांधी। डॉक्टर सोनू, विविध भारती परिवार की ओर से आपका स्वागत कर रहे हैं। आप अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को। मेरा नाम सोनू गांधी है एंड मैं एज अ वैज्ञानिक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी जो कि हैदराबाद में है, वहाँ पे कार्यरत हूँ। और यहाँ पर हमारे जो लैब है वहाँ पर हम जो रिसर्च करते हैं वो हम बायोसेंसर्स के ऊपर करते हैं। बायोसेंसर्स एक मशीन जैसा होता है और डिवाइस जैसा होता है, जैसे कि ग्लूकोज और डायबिटीज मेजर करने के लिए जो घरों में डिवाइस होती है वो बायोसेंसर होता है जी। तो इसी तरीके का बायोसेंसर हम अपने लैब में बनाते हैं जी। अभी तक हमने अपने लैब में HIV, आर्थराइटिस और कोविड के लिए, और अभी हम जो ये अवार्ड मिला है इसमें हम साल्मोनेला के लिए डिवाइस बना रहे हैं। अच्छा, तो पहले तो अवार्ड के लिए बहुत बहुत बधाई। हमें और हमारे श्रोताओं को बताइए कौन सा पुरस्कार आपको मिला है। जी, ये जो पुरस्कार है ये HB जो कि साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, इनका एक स्कीम है जो कि सर वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड के नाम से जाना जाता है जी। ये जो अवार्ड देता है ये बिलो 40 इयर्स के जो वुमेन साइंटिस्ट हैं उनको दिया जाता है। इसके अलावा इस अवार्ड को अप्लाई करने के लिए हमारे पास कोई भी नेशनल लेवल के जो कि 6 एकेडमीज हैं साइंस की, विच इज कॉल्ड एज नेशनल साइंस एकेडमीज जी। जैसे कि इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी दिल्ली में स्थित है और इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज बेंगलोर स्थित है, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस इलाहाबाद है। इसी तरह से 3 और एकेडमीज हैं। तो द वुमेन साइंटिस्ट शुड बी the part of any one academy or more than one academy जी। So this is one of the another criteria जी। इसके अलावा हमें इसमें एक अपना रिसर्च करने के लिए एक प्रपोजल भी सबमिट करना पड़ता है जी, जो कि कमेटी के थ्रू फिर स्क्रीनिंग और देयर आर सेवरल स्टेप्स जिसके बाद वो अप्रूवल होता है। और इंडिया में 4 वुमेन साइंटिस्ट को ये अवार्ड एवरी ईयर दिया जाता है जी। तो इस दिशा में आने के लिए किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? शुरू से ही कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए कि इस फील्ड में आ सकें? इस फील्ड में आने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि वी हैव टू स्टडी इन द एरिया ऑफ साइंस, material science department, biomedical engineering department. So they should get PhD in this area or biotechnology. So the PhD work जो अगर बायोसेंसर के एरिया में करना चाहते हैं उनको बायोसेंसर से रिलेटेड टॉपिक पर ही बेसिक करना चाहिए जी। हमारी जो सखियां हैं सुन रही हैं, लड़कियां हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसी प्रेरणादायी बातें भी बताइए और ये भी बताइए कि इन दिनों आप किस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं और उसका क्या उद्देश्य है। जी, तो मैं अपने गर्ल्स और वुमेन साइंटिस्ट जो भी इस एरिया में कार्यरत हैं या इस एरिया में आना चाहते हैं उनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यहाँ हमारे देश में बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो सरकार हर दिन लॉन्च करती है। तो हमें उन वेबसाइट पे जाकर, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के वेबसाइट पर जाकर बहुत सारे स्कीम्स हैं जो कि देखना चाहिए, रेगुलरली देखना चाहिए उन्हें।
और इसी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसी है जो कि ग्रांट और नए नए स्कीम्स लॉन्च करती है फॉर वुमेन साइंटिस्ट एंड फॉर गर्ल्स जो कि साइंस में आना चाहती हैं और उस एरिया में काम करना चाहती हैं। इसी तरह से साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड विच इज सर्व, इट इज अ बॉडी ऑफ DST। तो यहाँ पर भी बहुत सारे स्कीम्स हैं गर्ल्स एंड वुमेन साइंटिस्ट के लिए, तो वो हमें कंटिन्यूअसली देखना चाहिए। जी जी। बेसिकली इसके काम की प्रणाली क्या है, आपका जो कार्य का स्वरूप है वो क्या है, हमारी सखियों को बताइए। हमारा इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर हम एनिमल रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होते हैं उस पे फोकस करते हैं और एनिमल से ह्यूमंस में जो डिजीज या बीमारियां हो सकती हैं उनको मतलब जल्दी ही स्टेज पे डिटेक्ट करने के लिए काम करते हैं हमारे लैब में। तो यहाँ पर अभी जो हमारा काम जापानीज एन्सेफेलाइटिस वायरस जिसे JEV के नाम से भी जाना जाता है, ये जो बीमारी होती है ये मच्छर के काटने से होती है और ह्यूमंस में अगर ये वायरस पहुंच जाता है तो बचने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। तो हम इस पे भी रिसर्च कर रहे हैं अपने लैब में और इसके अलावा हम एक डिवाइस बना रहे हैं जिससे कि हम जापानीज एन्सेफेलाइटिस वायरस को जब वो ग्रो करना स्टार्ट करे शरीर में ह्यूमंस के, तभी हम उसको जल्दी से जल्दी उसको पता कर पाए कि ये वायरस हमारे ब्लड में प्रेजेंट है। जी। इसके अलावा हम अपने लैब में कोरोना वायरस के ऊपर भी रिसर्च कर रहे हैं जिसमें कि हम कोरोना वायरस के जो सरफेस पे स्पाइक प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो कि मेन रोल प्ले करते हैं इन्फेक्शन में, उसको हम उसके लिए हम क्लोनिंग के थ्रू प्रोटीन बना रहे हैं जिसको कि हम यूज करेंगे अपने डिवाइस में डिटेक्शन के लिए। जी। तो ये तो बहुत ज़रूरत है इस समय, क्योंकि कोरोना वायरस से सब लोग घबराए हुए, यहाँ तक कि ये वायरस इतना ज़्यादा हावी हो रहा है लोगों के दिलो दिमाग पर। तो इस समय कुछ थोड़ी सी एहतियात की बातें भी बता दीजिए हमारे श्रोताओं को। जी, तो सबसे पहली बात है इसमें कि किसी को भी पैनिक नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि मास्क कभी ना उतारें और डिस्टेंसिंग अगर आप फॉलो करेंगे और मास्क हमेशा लगा के रखेंगे और फ्रीक्वेंटली अपना हैंड वॉश करेंगे तो मतलब कोरोना होने के चांसेस बहुत ही रेयर हैं। और अपने हाथों को अपने फेस के पास ले जाकर कभी टच ना करें और हाथों को नियमित रूप से वॉश करते रहें और सैनिटाइज करते रहें। पब्लिक प्लेसेस में जाने से बचें। ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस तरह से है जो कि सीजनल चेंज होने पे आपको पता होगा कि सभी को बुखार एंड जुकाम होता है सीजन चेंज होने पर। सो इट इज ऑल्सो लाइक दैट। सो बट द मेन थिंग इज कि हमें हमेशा प्रिकॉशन के साथ ही रहना है। जी, हम जानना चाहते हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी का जो फील्ड है, इस क्षेत्र में अगर लड़कियां आना चाहती हैं या जो भी आना चाहते हैं तो किस तरह की तैयारी दरकार होती है और कितनी मेहनत मांगती है, ये भी बताइए। खुद को किस तरह से इस क्षेत्र में आने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, जिसमें से कि अगर किसी ने BBSc किया है वेटरनरी साइंस में, बैचलर इन वेटरनरी साइंस, और उसके बाद MBSc विच इज मास्टर्स लाइक MSc एंड उसके बाद PhD करना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पोस्ट डॉक का एक्सपीरियंस है PhD के बाद तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि पोस्ट डॉक में आपको एक इंडिपेंडेंट रिसर्च साइंटिस्ट की थिंकिंग डेवलप करने का सिखाया जाता है। जी हाँ। जो कि एक साइंटिस्ट बनने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के लिए बहुत सारे कोर्स मास्टर्स में भी स्टार्ट हुए हैं जो कि एनिमल साइंस के फील्ड में कराए जाते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल्सो
वेरी कॉमन एरिया जहाँ पे कि कोई भी रिसर्च का स्टूडेंट जा सकता है किसी भी एरिया में, जिसके थ्रू वो एनिमल साइंस या एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आ सकता है। जी, बड़ी काम की बातें आपने बताई हैं और जो भी हमारी सखियां सुन रही हैं, हमारे श्रोता सुन रहे हैं, ज़रूर लाभान्वित होंगे। डॉक्टर सोनू गांधी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त दिया। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। SERB वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड विधि 2021 का जो ये सम्मान मिला है, ये हमारी 3 और बहनों को मिला है सोनू गांधी के साथ। डॉक्टर शोभा कपूर, ये इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई में है और इनका जो काम करने का क्षेत्र है वो है केमिकल बायोलॉजी विद एक्सपर्टाइज इन होस्ट पैथोगन इंटरएक्शंस एंड मेम्ब्रेन बायोलॉजी। अरे तो ये अवार्ड अभी 2 महिलाओं को और मिला है, तो उनमें से एक के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। डॉक्टर ऋतु गुप्ता जी, ये है असिस्टेंट प्रोफेसर एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर जी, और ये राजस्थान में काम कर रही हैं। नैनो टेक्नोलॉजी के साथ में मटेरियल साइंस है, नैनो डिवाइसेस हैं, सेंसर्स हैं और हेल्थ और एनर्जी है। इन सारे विषयों को लेकर वह नैनो टेक्नोलॉजी पर चर्चा कर रही हैं। और इसके सम्मान मिला है। इसके साथ ही डॉक्टर अंतरा बनर्जी को, ये साइंटिस्ट है बी लेवल की और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ मुंबई, और इनका जो काम करने का एरिया है और विशेषज्ञ है जो विशेष योग्यता के साथ सिग्नल ट्रांजैक्शन बायोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन और एंडोक्राइनोलॉजी में भी ये काम कर रही हैं। तो इस तरीके के जो क्षेत्र हैं इसमें हमारी ये बहनें काम कर रही हैं, हम बच्चे भी कह सकते हैं क्योंकि 40 वर्ष से कम उम्र की इन बहनों को मिलता है ये वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड। तो ढेर सारी बधाई इन सबको हम देते हैं चारों को। और हमें तो बड़े फख्र की बात है कि हमारी मतलब महिला होने के साथ में जी ये काम करना, अब वो 40 की उम्र की हैं तो परिवार और सब कुछ होगा ही, और उसके साथ में जिम्मेदारियों के साथ में अगर ये इतना कर पाती है तो मुझे लगता है हम सभी को उनके लिए ढेर सारी तालियां और ढेर सारा प्यार देना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही थी। स्वागत है। और ये पंक्तियां मैं आपको समर्पित कर देती हूँ। ऐसा? हाँ भाई, हमारी बाकी बहनें नाराज मत होइएगा, उसके बाद हम आपको समर्पित करेंगे, पहले पंक्तियां सुन लो। उन्होंने जुल्फों को खोला। अच्छा। उन्होंने जुल्फों को खोला, शहर में काली घटा छाई है। ओह। वो निकले हैं सफेद लिबास में, लगता है कयामत आई है। क्या बात है भाई, हमने तो सफेद कपड़ा नहीं पहना, मुझे क्यों समर्पित किया? तो है। ओ भाई, ऐसा है कि चलो ठीक है। रेणु जी, हम आपकी जुल्फों के बारे में बात कर रहे थे। हाँ। इतने खूबसूरत बाल हैं और इतने अच्छे लगते हैं। मतलब हम लोगों को कभी कभी थोड़ी सी जलन भी होती है कि हमारे पास इतने अच्छे क्यों नहीं है। बस ये जलती हो ना, इसीलिए तुम्हारे बाल तो हम और हमारी सखियां थोड़ा इस बारे में जानना चाहते हैं कि आप करती क्या है अपने बालों के साथ? हम कुछ नहीं करते इसीलिए ठीक ठाक है। बहुत छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए बालों के साथ, पता है। तो भाई बहुत सारी चीजें हैं, बस थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो हमारी सब सखियां जानती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं खास तौर से, सच बताएं कि कुछ नहीं, ये बढ़ते जा रहे हैं पता नहीं कैसे। और हमें लगता है जब से सखी सहेली कार्यक्रम किया ना, तब से कंधे से बाल जो है वो कमर तक आ गया है। तो ये सब इनकी मोहब्बत है। मतलब हमारे रहिए कार्यक्रम हो ही जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, भविष्य बहुत उज्जवल है। लेकिन अगर हम आमतौर पर बात करें तो बालों में कंघी खूब अच्छी तरह से करें। आप बाल अगर झड़ रहे हैं तो आप ये ना सोचे कि कंघी कम करें नहीं तो बाल निकल ना जाए, ऐसा ना सोचे, क्योंकि इससे जो है अच्छे से मालिश हो जाती है। और खाने के बाद भी कंघी जरूर करें। उसके साथ साथ जो शैम्पू वगैरह है, जो आप देख लें कि कौन सा आपको सूट करता है, उसका प्रयोग करें। और देखो, सबकी अपनी अपनी प्रकृति होती है बालों की भी। किसी को तेल लगाना पसंद आता है, किसी को नहीं। तो ये आप देखें कि आपको क्या पसंद आता है, आपके बालों को क्या पसंद आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो एक प्री कंडीशनिंग मैंने सुन रखी थी, वो मैं श्रोताओं को बता दूं कि प्री कंडीशनिंग में आप तेल, दही, एलोवेरा, करेला जूस, मेथी कुछ भी लगा सकती हैं। सब चीज एक साथ नहीं, अलग अलग। जब जो दिल करे हफ्ते में एक दिन एक चीज लगा लीजिए। तो भाई स्पष्ट हो गया आपको कि तेल मतलब जो आप लगाते हो सामान्य तौर पर वो, या दही, या एलोवेरा, या करेले का जूस, या मेथी के दाने का कुछ भी आप लगा सकते हैं। बस करना ये है, बाल गीले कीजिए, हल्के से सुखा लीजिए, इनमें से कोई भी एक चीज से हल्की सी मालिश कर लीजिए, 10 मिनट छोड़ दीजिए और फिर शैम्पू कर लीजिए। तो विधि ये बताओ मुझे कि जब बाल गीले करने हैं तो बाल
धुला हुआ होना चाहिए कि या 2-4 दिन हो गया धुले हुआ तो चलेगा? वैसे कोशिश करें हम जो भी औषधि हमारे बालों को दें तो धुले हुए मतलब साफ होने चाहिए हाँ, बाल। थोड़े साफ तो हो ताकि वो औषधि अंदर जा सके। गंदगी रहेगी तो औषधि अंदर बिल्कुल। जाएगी कैसे? तो ये बात आपको समझ में आ गई, या यूं कहें कि जब आप बाल धोती हैं तो उसके बाद कंडीशनर न लगाएं सामान्य तौर पर, और उसका नमी जब बालों में रह जाए उसी समय इन सब का कुछ का प्रयोग करके और फिर से धो लें आप, तब आपको कंडीशनर नहीं लगाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमें रक्षा करनी चाहिए अपने बालों की। एक किसी शायर ने कहा था, तेरी जुल्फों में खो जाना चाहता हूँ पर तू तेल इतना लगाती है कि मैं फिसल जाता हूँ। तो इसीलिए दीदी ने कहा कि भाई जब फिसलने की नौबत ना आए थोड़ा सा तेल लगाएं, उसका फिर से शैम्पू कर लें। ठीक है जी, तो हम ये कर सकते हैं। और थोड़ा सा ये जो तुमने अभी कहा ना कि तेल लगा रहता है फिसल जाता हूँ, लेकिन अगर आंखें ठीक रहेंगी तो आपको पता रहेगा कि बालों में तेल लगा है कि नहीं लगा है ना? तब आपके फिसलने की नौबत नहीं आएगी, आप दूर से ही देखकर समझ जाएंगे। जी बिल्कुल। तो आंखों की देखभाल बड़ी जरूरी है ना? बहुत जरूरी है। और हमारे संस्कारों में भी सिखाया गया है ना कि सुबह सुबह हमें जब सूर्योदय हो रहा है और तभी हम कलश लेकर उसे जल अर्पित कर रहे हैं और साथ में उसे देख रहे हैं। क्योंकि ये परंपराएं बनाई गई हैं हमारी अपनी आंखों के लिए। तो इस क्रिया को कहते हैं त्राटक। और अगर सुबह सुबह आप सूर्य को देखकर ये त्राटक करते हैं तो आपकी आंखें हमेशा अच्छी रहेंगी। लेकिन सूर्य को देखकर करने का ये मतलब नहीं कि सूर्य को आप देख रहे हो और आपके जो जल की धारा है वो आपकी आंखों के नीचे से जा रही है, बल्कि कोशिश करें ये कि अपने हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं और तब जल गिरे और जल के आपकी आंखें पीछे हों और फिर जल हो और तब सूर्य की रोशनी हो। तो जब हम पानी के मार्फत देखते हैं, यानी पानी से पार देखते हैं सूर्य की रोशनी को, तब आंखों पर असर होता है। इसीलिए पहले जब नदियों में स्नान करते थे तो हाथ में अंजलि में लेकर पानी जल अर्पित करते थे। उसका बड़ा यूं कह सकते हैं कि बड़ा मजाक भी बनाया लोगों ने, लेकिन अब समझ में आया कि इसका वैज्ञानिक पहलू क्या है ना? जी बिल्कुल। तो त्राटक की क्रिया हम सबको करनी चाहिए। और अगर आप सूर्य को देख के नहीं कर पा रहे तो एक छोटा सा दिया जलाकर भी आप इस क्रिया को कर सकती हैं। देखिए बातों बातों में वक्त तो होता जा रहा है, तो क्या हम कोई बात नहीं नहीं कुछ अच्छा पकवान बताना बता दे, नहीं तो वो सभी के सभी हमारे घर पे आ जाएंगे कि बना के खिलाओ। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले महेरी बता दो भाई। महेरी? अरे ये गर्मियों के दिनों में बड़ी अच्छी होती है, तो इसीलिए तो पूछ रहे हैं। तो छाछ मट्ठा जिसे हम कहते हैं वो तो सबके घर में अभी गर्मियों में होती ही है। उसमें हमको लेना है 1 कप चावल, कुटा हुआ बाजरा थोड़ा सा 1 कप वो भी ले लेना है, और थोड़ी हींग, जीरा, हल्दी, मेथी दाना, ये सारी चीजें तो अपने घरों में होती ही हैं। तो इन सबको धो लेना है, थोड़ा सा भिगो के रख देना है और कुकर में एक बघार, एक छौंक जो हम कहते हैं तड़का, हींग, जीरा, मेथी का लगा देना है। हल्दी नमक डाल के चावल से दुगना पानी डाल देना है। अच्छा, चावल का दुगना, और फिर ये जो तुमने बताया बाजरा और चावल दोनों साथ में धो के डाल दिया, जितना होगी मात्रा उसका दुगना हमको पानी डाल देना। पानी डालना है या वही छाछ का पानी डालना है? नहीं, अभी पानी डालना है। अच्छा, सादा पानी डालना है और थोड़ा उबाल लेना है। अच्छा, ताकि वो जो थोड़ा पक जाए, अंदर की चीजें पक जाएं, और जब वो पक जाएंगी तो अपन इसमें डाल देंगे छाछ। अच्छा, और जब हमने छाछ डाल दी तो थोड़ा सा हिला दिया, उसको चलाते रहेंगे थोड़ी देर, बस उसके बाद में ढक्कन लगा दिया और 2 सीटी ले ली। अच्छा, बन गई महेरी। और ये आपके पेट के लिए अच्छी है, गर्मियों के लिए अच्छी है। बहुत गीली होगी, सूखा जैसा नहीं होगा। थोड़ी गीली होगी। अब इसमें डालिए धनिया, डालिए इसमें धनिया पत्ती और आनंद उठाइए इस चीज का। धनिया की पत्ती भी डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद आए तो आप पुदीने की पत्ती भी डाल सकते हैं, सजा सकते हैं गर्मी के दिनों में। तो भाई इस तरीके से महेरी है जो बहुत स्वादिष्ट होगी। तो इसको किसी चीज के साथ खाना है या सादी खा सकते हैं? आप तो ऐसे ही खाइए। अच्छा, हम ऐसे ही खा लेंगे, बाकी सखियां जो है रोटी के साथ खा लेना। नहीं, रोटी के बाद सादी हम मजाक कर रहे थे, अच्छी लगेगी। सादी जैसे खिचड़ी खाते हैं, उस तरीके की ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। और अगर आपका पेट खराब हो रहा है तो ये बना के जरूर खा लीजिए, आपका पेट अच्छा हो जाएगा। क्या बात है जी। और इसके लिए खास तौर से ये याद रखें कि आप पहले उसमें मत छाछ डाल दीजिएगा, नहीं तो ये अनाज पक नहीं पाएगा, कच्चे रह सकते हैं। तो इस बात को ख्याल रखें। और इसके साथ साथ अब क्या है, एक छोटा सा प्रोटीन से भरपूर है जो ठड़ूला। हाँ जी। तो इसके लिए क्या क्या, सबसे पहले ये बताओ क्या क्या सामग्री चाहिए? देखिए, घरों में उड़द की काली दाल, छिलके वाली दाल या अक्खी दाल जिसे बोलते हैं, वो तो रखी होती है, साबुत हो या आधी वाली हो, उसे ले लीजिए, पिसवा लीजिए, और अगर नहीं पिसवाना है तो भिगो दीजिए। दोनों में से एक काम है। अगर पिसवा के रख लेंगे तो आसान ज्यादा हो जाता है, भिगो के रख देंगे तो बाद में मिक्सी में से पीस लीजिए, है ना। लेकिन ये थोड़ा सा दही बड़े बनते हैं ना, वैसा घोल इसका बन जाएगा। अच्छा। और उससे थोड़ा कठिन, थोड़ा गट्ठी ही होगा ये। जी। और इसको रखते हैं। अब इसमें यानी उससे थोड़ा टाइट
टाइट होना थोड़ा चाहिए टाइट ऐसा? होना अच्छा, चाहिए। ठीक अब है। इसमें डाल देंगे खड़े धने, पिसे जीरे, मिर्ची जितनी आप खाना चाहें, और कद्दूकस किया हुआ अदरक। और अगर अच्छा। हमारी सखियां प्याज लहसुन की शौकीन हैं तो तो वो भी डाल सकती हैं, जी, उसमें जी। कोई बुराई नहीं है। डाल दें और फिर या तो हाथ को गीला करके उसमें रख के उसकी पूड़ी जैसी बना लें, या फिर गीला कपड़ा करें और उसके ऊपर उसको थोड़ा फैला के उसको बना दें। अच्छा। और धीरे से तेल में डाल दें, यानी डीप फ्राई करना है। डीप फ्राई करना है, बढ़िया पूड़ी बनेगी। अच्छा, पूड़ी जैसी पूड़ी होगी ये? बनेगी। हाँ, और हाँ। ये जो पूड़ी हल्की सी ब्राउन बोलते हैं ना, सी होगी, भूरी, हाँ। ब्राउन भूरी जैसी हो जाती है, वो हो जाएगी। गरम गरम टमाटर की जो चटनी होती है, गरम पूड़ी और टमाटर की चटनी के साथ खाइए। ओहो, टमाटर की चटनी अब किसी और दिन बतानी पड़ेगी बिल्कुल सखियों को। बिल्कुल बताएंगे, टमाटर की चटनी जरूर बताएंगे। लेकिन उसके साथ खाएंगे तो इसका आनंद जो आने बहुत वाला आएगा। है वो बहुत मजेदार हो लेकिन, जाएगा। हमने एक ये तो हमारी सखियों ने जरूर नोट कर लिया होगा, लेकिन हमारी सखियों ने जो हमारे प्रश्न नोट किए थे उसके जवाब बहुत सारी हमारी सखियां, हमारे दोस्त भेज रहे हैं। बिल्कुल। और हमारा प्रश्न था कि रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी जी, लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था और उनका बचपन का नाम क्या था। तो कुछ लोगों ने तो भाई चूंकि सोचा कि झांसी की थी तो झांसी लिख दिया है, लेकिन सब ने बहुत अच्छा लिखा है, बनारस में हुआ था और आपका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, जिसे प्यार से मनु कहते थे। इसका उत्तर मैंने आपको पहले बता दिया, तो आप मुझे उपहार जरूर दीजिएगा। दे रहे हैं। चलो, नहीं, वैसे उपहार आपने दिया है मुझे, सखी सहेली करने का मौका दिया, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये सब सखियां हैं जो बुला लेती हैं हम सब। समय होता जा रहा है, आप कहें तो औरिया भी बता दूं क्या मैं? बिल्कुल। औरिया ये क्योंकि गर्मियों के दिनों में काम आएगा। औरिया है आंवले की कढ़ी, ये जरूर बना के खाइए। मतलब मैं तो विनती कर रही हूँ, ये बना के जरूर खाइए। कुछ नहीं करना है, आंवले का जो छूना या सुखा के आंवला जो हमने रखा होता है ना, बस उससे ही बन जाना है। हमें क्या करना है कि एक कढ़ाई में आप इसके लिए या तो बेसन ले सकती हैं या आटा ले सकती हैं, आपकी मर्जी है। अच्छा। सबसे पहले बेसन या आटा जो भी ले रही हैं उसको पानी के साथ घोल के एक तरफ रख दीजिए। अच्छा, पानी से घोलना है? पानी से घोल के रख दीजिए बस। जी। अब एक कढ़ाई लीजिए, उसमें थोड़ा सा घी डाल दीजिए। तेल की जगह हम घी डालते हैं क्योंकि घी से सौंधापन बहुत अच्छा आता है। घी डाल दीजिए, उसमें जीरे डाल दीजिए, और साथ में जीरे डालते ही जो आंवले का छूना है या आंवले की कली है वो डाल दीजिए। ध्यान रखिए वो जल ना पाए, है ना। और उसमें हल्दी, मिर्ची, पिसे धने और जो भी आप मसाले डालना चाहती हैं वो डाल दीजिए। और जो घोल हमने बनाया था ना, उस घोल को भी इसमें डाल दीजिए। अच्छा। और अच्छा पतला रखिए। जरूरत जैसे कढ़ी को खूब पतला हम रखते हैं, बाद में वो गाढ़ी होती है, तो अच्छा पतला रखिए। इसमें नमक डाल दीजिए। अच्छा उबाल लीजिए। अब एक गड़बड़ हो जाती है कि ये जो आंवले का छूना है या वो कलियां है वो मुंह में आती हैं। तो मैं और बच्चे खाते नहीं, तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी चतुराई करी है कि मैं इसको एक बार पोहे वाली छन्नी में से छान लेती हूँ और ऊपर से तड़का डाल देती हूँ बघार का, और थोड़ा सा और उबाल लेते हैं। तो ये बन गया औरिया। अगर आप इसे गर्मियों में खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और दूसरी बात, जो बालों की हम बात कर रहे थे, उसके लिए आंवला बहुत मुफीद है। हाँ, ये बड़ा काम में आता है। और आंवले की कढ़ी है, झटपट बन जाती है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। यानी कि दही की जगह हम आंवले का प्रयोग करें, आंवले का प्रयोग करेंगे। हाँ, बिल्कुल। और बाकी चीजें आप इसमें क्या पकौड़ी वगैरह चाहे तो डाल सकती हैं, आपकी मर्जी है। फिर तो आप सजाइए जितना सजाना है। आपको प्याज से बघारना है, लहसुन से बघारना, आपको जैसा करना है वो आप उसमें डाल सकती हैं, या आप बेसन की पकौड़ी या आटे की जो आप जिस चीज की बना रही हैं उसकी पकौड़ियां भी बनाकर कुछ भी आप डाल के इसको बढ़िया से आप कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमें जो है वो बड़ा अच्छा स्वाद यहाँ पे मिल जाएगा। जी। तो भाई ये तो हो गया, और हमें उम्मीद है कि सखियां जो हैं वो सब समझ गई होंगी कौन सा व्यंजन कब बनना है, कैसे बनना है। लेकिन आजकल जो बात है खास तौर से इसलिए और व्यंजन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सब लोग फिर से घर में एक बार बैठने के लिए तैयार हैं, और अच्छी बात है कि खुशी खुशी तैयार हो तो बेहतर है। तो सब बार बार हम नहीं बताएंगे आपको कि मास्क पहनिए, दूरी बनाकर रखिए, बाजार में मत निकलिए, हाथ साबुन से धोइए, ये सब बिल्कुल हम नहीं बताने वाले हैं। आपने तो बता दिया हाँ, लोगों ने सुन भी लिया। चलो, और लोग मानेंगे भी। तो फिर हम लोग चले फिर घर वापस? नहीं, वो मानेंगे, अब चलने का तो वक्त हो चला है। देखिए, तो अब हम हमारी सखियों और सहेलियों से और सभी श्रोताओं से अब लेते हैं विदा लेना चाहेंगे और आज्ञा दीजिए। बहुत अच्छा लगा, आज पहला कार्यक्रम हमने किया और आपके साथ किया, बड़ी खुशी की बात है। तो सभी सखियों को रेणु चतुर्वेदी और विधि प्रवीण जैन का नमस्कार। सखी सहेली।